CNBC आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक्सपायरी का दिन और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। ध्यान रहे, आज 20,167 तक की ऊंचाई छूने के बाद अब मुनाफा वसूली हल्की सी आती हुई बढ़त पर अभी भी कारोबार है, 20 पॉइंट ही सही, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। ध्यान दीजिएगा निफ्टी बैंक की चाल पर, क्योंकि ये हल्का सा नेगेटिव हो चला था, ये भी संभल ही रहा है, सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर यहाँ पर, लेकिन कारोबार 45,913, डे हाई 46,153 का था। तो रफ्तार तो पकड़ी इसने, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बस टिक नहीं पा रहे हैं हम। मिड कैप्स में पूरी हरकत, तेजी का जलवा यहाँ पर कायम। उस एक दिन के विराम या फिर झटके के बाद एक शेकआउट हुआ और अब भी खरीदारी बन रही है। 300 अंकों की करीब करीब बढ़त यहाँ पर इंडेक्स दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है आज के लिए। आज ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जहां पर चीनी कंपनियों में तेजी बनती दिखाई दी है। बॉम्बे डाइंग जैसे काउंटर्स तेजी में है, मेटल स्टॉक्स तेजी में है, और ये है निफ्टी 50 के दरअसल कंट्रीब्यूटर्स। हिंडाल्को, इन्फी, एल&टी और ONGC की तरफ से तेजी बनती हुई। कुछ हल्की मुनाफा वसूली ICICI बैंक, HDFC में आती हुई दिखाई दी है, और साथ ही ITC थोड़े से बैकफुट पर है, तो उनका प्रेशर है। लेकिन ये बाकी तेजी वाले काउंटर्स और कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पर हावी। चलिए, हमारे जानकारों के कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। तो कल दोपहर 3:30 बजे तक हाल ये था कि स्वाति 2.25% तक की कमाई कर पाई हैं। अमित सेठ अभी भी -1% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, और -1.56% प्लस 1.56% के रिटर्न्स रूपक के। तो स्वाति और रूपक ने अपने पोर्टफोलियो को टर्न अराउंड कर लिया है। याद होगा आपको, एक बेहद खराब परिस्थिति में मार्केट के सेल ऑफ के बाद कल तक की स्थिति थी। तो पहले इंडेक्स पर एक व्यू। स्वाति, एक अच्छा टर्न अराउंड आप तीनों ने इनफैक्ट दिखाया है। ये बताइए, ये 20,100 के ऊपर की क्लोज की गुंजाइश है या नहीं आज एक्सपायरी के दिन? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यस, डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है, जिससे मैंने कहा कि 20,000 के बाद 20,200 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। लास्ट 2 दिन से हम लोग ये फेस कर रहे हैं कि 20,170 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले पा रहा है। बट आज जिस हिसाब से स्टॉक्स में मोमेंटम हमने देखा है, या मार्केट ब्रेथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 4:1 का रेशियो है, विच मीन स्टॉक में मोमेंटम अभी आ रहा है। इंडाइसिस एक्सपायरी के कारण ये थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिल रहा है, बट आई बिलीव कि 20,000 के ऊपर ये एक्सपायरी हो सकती है। अगर ये 20,200 का ब्रेकआउट दे देता है तो डोज विल गेट ओपन फॉर 20,400। तो मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में सपोर्ट 19,800 का है, जब तक वो बरकरार है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट में आप ट्रेड करते जाइए। इंडाइसिस में भी अभी अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये 20,200 के लेवल तोड़ देगा तो काफी अच्छी स्विफ्ट रैली हमें अपसाइड देखने मिलेगी। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। व्यू पॉजिटिव है, तेजी की पोजीशंस पर ध्यान देंगी। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास ट्रेड स्पेसिफिक टू द इंडेक्स, निफ्टी या निफ्टी बैंक? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है मार्केट्स में, बट थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो स्ट्रक्चर दोनों में इंटैक्ट है। तो अगर हल्का फुल्का कोई डिप आता है, इंट्राडे डिप आए, तो देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट 45,948 इन स्पॉट, 45,600 45,700 के आसपास अगर कोई डिप मिले तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। बायस बुलिश है, बट थोड़ा सा डिप आ जाए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। दैट इज माय ओनली व्यू। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स से ज्यादा फिर से मिड कैप्स में कंस्ट्रिंग मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वहां पर ज्यादा खुला मैदान है तेजी के ट्रेड्स लेने का? जी हाँ, मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकता है। निफ्टी में जब तक 20,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक तो कंसोलिडेशन चलेगा, लेकिन 20,100 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल सकता है। और मिड कैप्स मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली में रहेगा, बट चुनिंदा मिड कैप स्टॉक में बाइंग की सलाह रहेगा। फोकस चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में रहेंगे, क्योंकि कोई रिटर्न उसमें ही बनेगा। मिड कैप्स में दरअसल क्विक रिटर्न्स बनने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस मिड कैप्स में आपको थोड़ा सा संभल कर और सही क्वालिटी स्टॉक्स चुनने हैं, जो हमारे जानकार हर रोज आपको करके देते हैं। अच्छा, आज के नए ट्रेड्स लें और आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें उससे पहले कल तक कुछ जो ट्रेड्स जमे हैं और इनमें बेहतरीन रिटर्न जो बना है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो ऑरोबिंदो फार्मा था दरअसल स्वाति की तरफ से, जहां पर इनकी करीब करीब 3% तक की कमाई हुई, और इंडिया बुल हाउसिंग में लगभग 5.5% तक के रिटर्न्स बने हैं रूपक के। तो ये इनफैक्ट टॉप ट्रेड्स जो चले सबसे ज्यादा।
चलिए अब नया ट्रेड क्या है उसकी बात करते हैं। पहले आप अमित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइए, देखते हैं आज वो इस कैचअप में किस तरह का प्ले दिखाएंगे। एक तो विप्रो का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में इन्होंने आई थिंक प्रॉफिट बुक किया है 987 के लेवल्स पर, और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट में। तो विप्रो आप होल्ड करेंगे। नया क्या जोड़ रहे हैं अमित? जी मैम, मेरा फोकस आईटी स्टॉक्स में रहेगा। टेक महिंद्रा मेरे को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टेक महिंद्रा में एक स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल है। 1286 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 1350 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1250 रुपए का। 1250 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1350 का, 1286 के आसपास, करीब 25 रुपए ऊपर। काउंटर 2% के गेंस दिखा रहा है और यहां से और तेजी आ सकती है। ये फिलहाल अमित का व्यू है। चलिए रूपक का पोर्टफोलियो देखें तो रूपक एक एक्सिस बैंक के साथ बने हुए हैं और ग्लेनमार्क के ट्रेड को भी दरअसल ये कर रहे हैं होल्ड। नया ट्रेड आपका रूपक क्या है? नया ट्रेड मेरा रहेगा एनएमडीसी में। स्टॉक में कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया आज, वॉल्यूम भी अच्छा है और आरएसआई में मोमेंटम वापस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक दिखा सकता है टुवर्ड्स 180। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 143 में। 180 आपने टारगेट कहा, राइट? राइट। ओके, तो 180 के लिए एक मौका एनएमडीसी पर। एनएमडीसी पर दरअसल मेरे ख्याल में आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ से और तेजी बनती हुई दिखाई देगी स्टॉक में। करीब यहाँ पर आई थिंक एंटीक की एक रिपोर्ट थी जो एक बाय साइड का ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं और अपग्रेड किया है। 180 का टारगेट उनका भी, तो 143 आपका स्टॉप लॉस है। चलिए अब स्वाति का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर ला रहे हैं और स्वाति ने सनफार्मा को होल्ड किया हुआ है। ये निपॉन में तो प्रॉफिट बुक किया था ना स्वाति, फिर री एंट्री कर ली क्या कल? ये सर वापस री एंट्री की है मैंने। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स जो प्रॉमिसिंग रहते हैं उनके साथ बने रहने की का इरादा फिलहाल। तो नया आप क्या जोड़ रही हैं? यस, नया मैं जोड़ रही हूँ, जैसे आपने कहा ओपनिंग में ही कि शुगर पैक में काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आई है, तो मैं ईआईडी पैरी करंट लेवल पे बाय देना चाहूंगी। 536 537 के रेंज में चल रहे हैं। इसमें अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। 20 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है एंड जिस हिसाब से उसने एक सेल ऑफ देखा था हम लोग ने, उसका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी पुल बैक रैली हमें नजर आएगी। एटलीस्ट 575 580 तक है, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 515 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 580 लेवल्स। 580 के लिए ईआईडी पैरी, 4% की गेंस यहाँ पर, और ये एक पॉकेट है जहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ और शायद और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। एक तो एथनॉल ब्लेंडिंग पर जो जोर बढ़ता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्रॉप में कमी है और उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा शुगर प्राइसेस को ऊपर ड्राइव करने के लिए, जो शायद कंपनियों के लिए फेवरेबल रहेगा। 4% के गेंस आज ईआईडी पैरी में। अमित आप वैसे जोड़ सकते हैं एक और ट्रेड, कुछ है? जी मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। डीएलएफ का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कल के सत्र में रेस्ट किया था और आज एक इसमें अच्छी कैंडल नजर आ रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 537 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे लगभग 585 के और स्टॉप लॉस रहेगा 520 का। 520 का स्टॉप लॉस और 585 का टारगेट। डीएलएफ रियल एस्टेट स्पेस में जो इस समय पिक किया गया। वैसे आज रियल्टी काउंटर्स में क्या तेजी बनती दिखाई दी, स्पेशली वो बॉम्बे डाइंग ने जो अपनी ज़मीन बेची है मुंबई के वर्ली इलाके में, 5200 करोड़ में वो सौदा हो रहा है। उसके बाद बॉम्बे डाइंग का स्टॉक तो आसमान छू रहा है और बाकी मुंबई स्थित रियल्टी कंपनियां या फिर वो कंपनियां जो फिर से अपने मुंबई के प्लान्स को रिवाइव कर रही हैं, जिसमें ऑफकोर्स डीएलएफ भी एक है, उनमें फिर खरीदारी का जोर दिख रहा है। तो ये इनफैक्ट एक पूरा स्पेस जिस पर आज नजरें रहेंगी। चलिए थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं और चलते हैं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ। बजाज हेल्थकेयर की हम सुबह में भी बात कर रहे थे। आज स्टॉक देखिए तेजी में है। इनफैक्ट पिछले 5 सत्रों में 10% भाग चुका है काउंटर और एक अच्छी खबर आई और शायद मार्केट को इसका थोड़ा सा अंदाजा लग भी रहा था, इसीलिए स्टॉक में तेजी प्रीएम्प्ट की गई। इनकी गुजरात की जो फैसिलिटी है वहां पर जो इनकी एपीआई यूनिट है उसके लिए यूएस एफडीए से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गई है। इसे आप एक पॉजिटिव ही मान सकते हैं क्योंकि इसके बाद यूएस एफडीए और सीडीएमओ के पास ड्रग मास्टर फाइल करने का रास्ता कंपनी का साफ हो जाता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर अमित राजन जुड़ गए हैं। ये ईआईआर का मिलने का मतलब और क्या फायदे अगर आप हमें समझा सके अमित जी, क्योंकि स्टॉक पहले से इस उम्मीद में तेजी दिखा रहा था। देखिए ये यूएस एफडीए इंस्पेक्शन इनके
हमारे एपीआई साइट पे नवंबर में हुई थी, और उस समय भी हमने अनाउंस किया था कि हमारी इंस्पेक्शन 0483 पर हुई थी विदाउट ऑब्जर्वेशन। और ये ईआईआर आने का मतलब यह है कि ये फैसिलिटी अब क्लोज हो गई है, और बिना ईआईआर रिसिप्ट के आप कोई भी ड्रग मास्टर फाइल एफडीए में फाइल नहीं कर सकते। तो अभी कंपनी के पास क्लोज टू 10 ड्रग मास्टर फाइल है जो फाइलिंग के लिए चली जाएगी, और फाइलिंग के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है ईआईआर का होना। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि इस फैसिलिटी में 10 मॉड्यूल हैं एपीआई के, अलग अलग एपीआईज बनते हैं, मल्टीपर्पज प्लांट है, डेडिकेटेड प्लांट भी है। तो ये कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी खोलती है, जो 30 साल में जब कंपनी एपीआई बिजनेस में है, और ये पहली बार यूएसएफडी अप्रूवल हुआ है। सो ये कंपनी ऑलरेडी यूरोप से अप्रूव्ड है जी। और सीडीएमओ करती है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएसएफडीए ईआईआर आने के बाद बहुत सारी सीडीएमओ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी खुलेगी। तो आपने कहा 10 मास्टर फाइल्स तैयार हैं जो आप यूएस एफडीए को भेजेंगे। ये प्रोसेस शुरू करेंगे कब तक, और रफली कितना टाइम लगता है कि यूएस एफडीए से फिर फाइनल वो ड्रग या एपीआई के लिए क्लियरेंस मिलने में? देखिए, ये ईआईआर इंस्पेक्शन हुई थी, प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुई थी, जिसमें ऑलरेडी एक एपीआई कवर्ड है, जो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन के चलते नहीं बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बिग फार्मा की एपीआई फॉर्मुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो एक पैरा 4 फाइलिंग है। ये ईआईआर आने के बाद उनकी पैरा 4 फाइलिंग अप्रूव हो जाएगी, और वो एपीआई की सप्लाई इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। अब रहा बाकी डीएमएफ की फाइल, तो 4 डीएमएफ हमने ऑलरेडी फाइल करके रखे हैं, वो उसकी रिव्यू शुरू हो जाएगी जब हम ईआईआर का एक फोटोकॉपी एफडीए को जमा करेंगे। ओके। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, आपने इनफैक्ट गाइड किया था कि FY 2025 तक आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो पर्टिकुलर अप्रूवल आया है, क्या अब उस रास्ते पर आपको और तेजी से ले जाएगा? बिकॉज आई थिंक 25 तक आपने गाइड किया था 1500 करोड़ का रेवेन्यू। 23 में आप रफली क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, और 25 तक 1500 करोड़ आसानी से हासिल हो जाएगा इन अप्रूवल्स के बाद, या फिर उससे बेहतर कर पाएंगे आप? देखिए, आप एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर से बात कर रहे हैं, ये फाइनेंस की बातें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करना होगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो गाइडेंस दी गई है उसको अचीव किएंगे, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक मार्केट में जो ओपीएम बिजनेस शुरू हुआ है, दैट इज पिकिंग अप वेरी वेरी वेल। सर, टेक्निकल टर्म्स पर रफली कितने एपीआईज की क्षमता यहाँ पर है? इफ यू कुड जस्ट गिव अस एन आइडिया, क्योंकि आपने कहा कि एक तो बड़ी फार्मा कंपनी की तरफ से बातचीत हो गई है, वो शायद जल्द ही उसको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा, 4 लाइन में है, लेकिन कितना आप स्केल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर फैसिलिटी से, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके? देखिए, ये जितने एपीआई हम बना रहे हैं, वो एपीआई हमारी अपनी ड्रग मास्टर फाइल होगी। हम बहुत सारे कस्टमर से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा यूनिक सा ईआईआर है, जहां पर एक फैसिलिटी पूरी अप्रूव हुई है, जहां हमारे पास 12 एपीआई मॉड्यूल हैं, और आज के दिन में हम यूरोप के लिए ऑलरेडी वहां कम से कम 20 एपीआई बनाते हैं। वो डेटा हमारी सीधी ट्रांसलेट हो जाएगी एफडीए में जमा करने की, और केवल यूएस के लिए जो जिस मॉलिक्यूल की डीएमएफ ग्रेड नहीं है, उसकी हम ऑलरेडी सप्लाई करके 10 प्रोडक्ट की कर रहे हैं। ये ईआईआर आने से अब कम से कम 13, जैसे मैंने बताया आपको, 12 या 13 डीएमएफ की फाइलिंग इस साल के अंदर हो जाएगी, इसी साल के अंदर। और ओके, फेयर इनफ। उसका फिर फाइनेंशियल। और एक चीज और बता दूं आपके व्यूअर्स के लिए कि अब डीएमएफ फाइलिंग नहीं होती है जब तक आपके पास कोई कस्टमर ना हो। तो इसका मतलब कि हमारे पास कस्टमर्स हैं, उनके रिक्वेस्ट पर हम अपनी डीएमएफ फाइल कर रहे हैं। हाँ, ये आपने पते की बात कही सर, कि कस्टमर्स हो तभी डीएमएफ फाइलिंग होती है, उससे पहले आप प्री अप्रूव नहीं कर सकते। ये जो 12-13 की आप बात कर रहे हैं, इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स रफली कितना समय लगता है आने में, अमित जी? देखिए, ऐसा है, जो इससे उनके फॉर्मुलेशन जो कंपनी हमसे डीएमएफ लेगी, ट्रिगर करेगी, उनके फॉर्मुलेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो उसकी अप्रूवल प्रोसेस एफडीए में 12 से 16 महीने की है। 16 महीने के बाद ही हमारी एपीआई कमर्शियल सप्लाई होगी उनकी एनडीए के लिए। ओके, तो रफली ये इसका जो फाइनेंशियल फायदा है इन प्रोडक्ट्स का, इन एपीआईज का, वो एंड ऑफ FY 24 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर बिगिनिंग ऑफ FY 25, करेक्ट? जी, और एक जैसा मैंने बताया, एक ईआईआर की तो सप्लाई हो सकता है कल से शुरू हो जाए।
बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया राजन साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। एपीआई एक ऐसी सिचुएशन है, इनफैक्ट फार्मा कंपनियों में इतनी टेक्निकलिटी होती है, कभी कभी लोग वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से उसे समझाया कि देखिए इनको ये EIR जो मिला है ये इनके लिए रास्ते खोल रहा है बड़े बिजनेस में, बड़े अपने APIs के मास्टर फाइल्स को फाइल करने के लिए। एक क्लाइंट से बातचीत हो चुकी है, वो जल्द से जल्द सप्लाई शुरू होगा, लेकिन इनके पास करीब 12 से 13 DMF तैयार है, और DMF तभी फाइल होता है जब आपके पास कस्टमर हो। तो कस्टमर पाइपलाइन भी दरअसल कंपनी की काफी मजबूत है। थोड़ा सा लंबा पीरियड होता है इन ड्रग्स को ऑफ कोर्स डेवलप करके, फिर टाई अप करके इवेंचुअली मार्केट में लाने के लिए, लेकिन अब ये जो रास्ता साफ हो चुका है, US FDA ने जो इनको क्लियरेंस दे दी है इनके इस पर्टिकुलर यूनिट पर, ये स्टॉक रेडार पर उस लिहाज से होना चाहिए। 420 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद उसका कितना फायदा इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में बनेगा वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सन फार्मा और निप्पॉन इंडिया, ये दो ट्रेड्स स्वाति कैरी कर रही है। सन फार्मा टारगेट 1210 का, निप्पॉन का टारगेट 370 का। जो नया ट्रेड आया है वो EID पैरी 580 का टारगेट यहाँ पर और 515 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस घंटे आते हुए आपकी स्क्रीन पर। सन फार्मा थोड़ा ड्रैग कर रहा है, निप्पॉन इंडिया इनको 1% से ज्यादा कमा कर दे रहा है। 2.7% के रिटर्न्स EID पैरी में बन रहे हैं। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। तो अमित ने विप्रो कैरी किया, यहाँ टारगेट 455 का। जो नए ट्रेड्स हैं उसमें टेक महिंद्रा शामिल है, 1350 टारगेट, 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस, और DLF फिर जोड़ा है 585 का टारगेट और 520 का स्टॉप लॉस। यहाँ रिटर्न्स देखिए, विप्रो इनको 0.97% जोड़कर दे रहा है, DLF की तरफ से 0.12% का रिटर्न आ रहा है। टेक महिंद्रा थोड़ा फीका है, 0.13% का ड्रैग हल्का सा बनता हुआ। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो रूपक ने एक ही नया ट्रेड जोड़ा है, वो है NMDC, 180 टारगेट, 143 का स्टॉप लॉस। इन्होंने ग्लेनमार्क फार्मा कैरी किया है, टारगेट इनका 950 का है, और एक्सिस बैंक भी कैरी किया 1063 के लेवल्स के लिए। अब रिटर्न्स देखिए, यहाँ तो एक्सिस 1% जोड़ रहा है, ग्लेनमार्क 2% जोड़ रहा है। NMDC की तरफ से अब तेजी नहीं बन रही है, 0.33% का ड्रैग बनता दिखाई दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर। याद रहे ये वो पोर्टफोलियो है जो गहरे नेगेटिव्स में जा रहे थे। अब स्वाति 6% के रिटर्न्स पर आ चुकी हैं, रूपक लगभग 2% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, -0.58% के रिटर्न्स अमित के हैं। आज गुरुवार है और कल का दिन बाकी है, तो एक पूरा मौका एक अच्छी रिकवरी अमित के लिए दिखाने का और बेहतर रिटर्न्स इनफैक्ट स्वाति और रूपक की तरफ से भी आने के लिए उन मौकों की तलाश ऑफ कोर्स इनकी रहेगी, और हमारी भी नजरें बनेंगी कि ये क्या नया ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए, शुक्रिया समय निकालने के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन याद रहे ये पूरा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो